हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम चल रहा है 2022 का, तो उसमें 11 जुलाई की जो आपकी एग्जाम की शिफ्ट रहेंगी उनके लिए एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का ये एक वीडियो रहेगी जो कि आपके आने वाली शिफ्ट रहेंगी उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो स्टूडेंट जिनका अभी तक एग्जाम हुआ है उनके द्वारा बताया गया है कि एक्सपेक्टेड जो हमारी सीरीज चल रही है उससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके MTS में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चॉक। तो चॉक जो होती है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये केमिकल नेम होता है चॉक का। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे चॉक जो होती है वो बनी होती है। विच नेशनल अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू दी मार्टियर कॉलोनियल संतोष बाबू इन दी गलवान वैली। तो आप सबको पता ही है, गलवान वैली की जो झड़प हुई थी उसमें काफ़ी सारे लोग थे जो कि मर गए थे, जिनकी डेथ हो गई थी। तो उसमें से एक रहेंगे संतोष बाबू, जो कि कॉलोनियल थे, ये भी शहीद हो गए थे उस झड़प में। तो इनको इंडिया की तरफ से इनको सम्मानित किया गया है, इनको एक नेशनल अवार्ड से सम्मान दिया गया है इनकी शहादत के लिए। तो कौन सा अवार्ड रहेगा जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है संतोष बाबू कॉलोनियल को, जो कि गलवान वैली में जिनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो कि हमारे वीर जो होते हैं उनको दिए जाते हैं, उससे वो आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा पद्म अवार्ड्स रहेंगे, भारत रत्न होंगे, ये भी आपको पता होने चाहिए। ड्यूरिंग विच सुल्तान डिड चंगेज खान इन्वेड इंडिया। तो चंगेज खान ने इंडिया में हमला जो किया था, इन्वेड जो किया था, वो कौन से सुल्तान के टाइम पे किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो उस टाइम पे सुल्तान कौन था, उस टाइम पे राजा कौन था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं हो पाया है, यहाँ पे आपका आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। तो इल्तुतमिश के टाइम पे, इल्तुतमिश के शासन के टाइम पे चंगेज खान ने भारत में इन्वेड किया था। Who was the first ruler in India to impose जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। तो आप सबको पता ही है कि जजिया टैक्स था एक, जो कि काफ़ी फेमस टैक्स रहता है और ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। जो मुस्लिम्स होते थे उन पे टैक्स नहीं लगता था। तो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो इस टैक्स को इम्पोज कर देते हिंदूज पे। मेनली जो इसका फोकस रहता था वो हिंदूज पे रहता था, तो उन पे इस टैक्स को इम्पोज किया जाता था। तो सबसे पहले किसने इम्पोज किया था इस टैक्स को इंडिया के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सबसे पहले एक टैक्स रहेगा जजिया टैक्स, जिसको इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स पे। दी वैलेंसी ऑफ आयरन इन फेरिक ऑक्साइड इज। तो वैलेंसी हो गई, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ये सब भी आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लेकिन इनसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड में जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा +3। +3 वैलेंसी होती है आयरन की फेरिक ऑक्साइड में। Who was the first ruler of the slave dynasty। तो स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी स्लेव डायनेस्टी को जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और रजिया सुल्तान जो है, जो कि दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला रूलर रहेंगी, वो भी स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी से ही रिलेटेड थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं SSC MTS का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ईबुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इस ईबुक में 1000+ एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस कवर करे गए हैं आपके 2022 के, जो कि आपके एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे 2021 के, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। एंड में, इस ई बुक के एंड में आपको 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज कंपोज्ड बाय भक्ति सेंट सूरदास। तो सूरदास जो थे उनके द्वारा इनमें से कौन सी बुक रहेगी जो कि कंपोज की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरसागर। तो सूर आप याद रख सकते हैं, सूरदास के द्वारा सूरसागर को कंपोज किया गया था। जो एंशिएंट बुक्स होती हैं और जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स होती हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थाईपोसम इज ए रिलीजियस फेस्टिवल इन विच इंडियन स्टेट। तो थाईपोसम एक रिलीजियस फेस्टिवल है कौन सी इंडियन स्टेट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट का एक रिलीजियस फेस्टिवल रहेगा जिसका नाम है थाईपोसम। जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड इट्स फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो पहला उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो कब किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1920। आपको पता होगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन इन्होंने जो अपना पहला नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लाया था, लागू किया था, स्टार्ट किया था, वो 1920 में किया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो यही क्वेश्चन होगा कि कब स्टैब्लिश किया गया, तो 1885 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। आपसे इसके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी पूछे जाते हैं, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1924 का जो सेशन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बेलगांव सेशन हुआ था 1924 में, जिसको कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। महात्मा गांधी इस सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे। 1925 में सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली गवर्नर रहेंगी, उनके द्वारा प्रिसाइड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम कार्बन नेगेटिव। तो दुनिया की पहली कंट्री कौन सी रहेगी जो कि कार्बन नेगेटिव बन गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भूटान। तो इंडिया की नेबर कंट्री रहेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आप इस बात को भी जरूर ध्यान रखें कि ये पहली कंट्री भी है और ये इकलौती कंट्री भी है। तो फर्स्ट एंड ओनली कंट्री रहेगी जो कि कार्बन नेगेटिव फ्री हो चुकी है, इसका नाम रहेगा भूटान। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुल्लू वैली इनमें से किस किस के बीच में सिचुएटेड है। आपसे कुल्लू वैली का पूछा जाता है कि कहां पे लोकेटेड है, तो कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। किन किन के बीच में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीरपंजल। धौलाधर और पीरपंजल जो है इन दोनों के बीच में कुल्लू वैली सिचुएटेड है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिटरमाइंड बाय। तो इंडिया और पाकिस्तान को जो बाउंड्री डिटरमाइन करती है, जो डिवाइड करती है, उसका क्या नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये डिवाइड करती है इंडिया पाकिस्तान को और इंडिया बांग्लादेश को। तो आपको नाम याद रखना है, मैकमोहन लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। और अगर आपसे दुरंद लाइन पूछी जाए तो दुरंद लाइन किस किस को डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि दुरंद लाइन कौन कौन सी दो कंट्रीज को डिवाइड करती है। हम क्वेश्चन इसको काफी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड इन। पंचायत इलेक्शंस जो होते हैं वो हर साल कितने साल के गैप में होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एवरी 5 ईयर। तो हर 5 साल में पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। तो इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। जम्मू कश्मीर को दिया गया था आर्टिकल 370, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो इसी तरीके से नागालैंड को भी एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371A। आर्टिकल 371A के थ्रू एक स्पेशल स्टेटस है नागालैंड के पास। और भी कुछ स्टेट्स जिनके पास स्पेशल स्टेटस रहेगा, हम उसको देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 371 के द्वारा एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है महाराष्ट्र और गुजरात को। आर्टिकल 371A से दिया गया है नागालैंड को। आर्टिकल 371B से आसाम को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। आर्टिकल 371D और E के थ्रू आंध्र प्रदेश रहेगा। आर्टिकल 371H के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आर्टिकल 371I के थ्रू गोवा को दिया गया है। आर्टिकल 371J के थ्रू कर्नाटका को दिया गया है। तो ये स्टेट्स रहेंगी जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है और ये इनके आर्टिकल्स रहेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस constituted a committee under the leadership of whom to investigate the जलियांवाला बाग मैसेकर।
तो ये एक इंडिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जलियांवाला बाग मैसकर के बारे में हर किसी को पता होगा। जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें कि काफी सारे लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको गोली मार के मार दिया गया था। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये कब हुआ था? ये जो जलियांवाला बाग मैसकर था ये कौन से ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। 1919 का रहेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका ईयर भी। तो इसके खिलाफ में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड किया था, उसके लीडर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीड करा गया था, ये हेड थे कमेटी के, जिसको बनाया गया था जलियांवाला बाग मैसकर के लिए। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो खिलाफत मूवमेंट भी एक 1919 से ही रिलेटेड रहता है। 1919 में इसको लॉन्च किया गया था, 1920 में ये स्टार्ट हुआ था। तो खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के नाम से इनको जाना जाता है। दो भाई थे ये, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। Recently, which country successfully test fired a Zircon hypersonic missile from a nuclear submarine for the first time? तो न्यूक्लियर सबमरीन से पहली बार कौन सी कंट्री रहेगी जिन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, जिसका नाम रहेगा जिरकॉन। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल किसकी मिसाइल रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन। What is the rank of India in Human Freedom Index 2021? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 111। 111 रैंक थी भारत की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। Which one of the following is the oldest football tournament of Asia? एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुरंत कप। दुरंत कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि ये इंडिया का ही रहेगा, और इसका जो एडिशन रहेगा वो 130th एडिशन अभी हमने हाल ही में बनाया था, और जिसमें कि गोवा के द्वारा इसको जीता गया था। 130 जो एडिशन था वो 2021 का रहेगा। तो दुरंत कप जो है ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का। वाई वॉज धोलावीरा इन दी न्यूज रिसेंटली? तो आप सबको पता है धोलावीरा अभी 2021 में पीछे काफी ज्यादा चर्चित रहा था। तो वो किस कारण की वजह से रहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इट रिसीव्ड दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था धोलावीरा को, जो कि एक जगह रहेगी गुजरात में। कौन से नंबर की साइट बनी है? तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है 40th की। 40 नंबर की धोलावीरा को शामिल किया गया है इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। What is the rank of India in the World Peace Index 2021? वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 135। 135 रैंक है भारत की वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2021 में। Who has been awarded the इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया है 2021 का, वो किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड डायोब। डेविड डायोब को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2021 से। Which state has been awarded the नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसको कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट को सम्मानित किया गया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से। एनर्जी कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वेयर विल दी 33rd समर ओलंपिक 2024 बी हेल्ड? तो आपको एडिशंस के बारे में जरूर ध्यान रखना है। जो हमारा 2020 का ओलंपिक टूर्नामेंट था जो कि 2021 में हुआ था, वो 32nd एडिशन था। उसके बाद 33rd एडिशन होगा जो कि होगा 2024 में। तो ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे होगा, वहां पे हेल्ड होगा 33rd समर ओलंपिक 2024 का। जो 32nd हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो 32nd हुआ है आपका टोक्यो जापान में। टोक्यो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक के नाम से उसको काफी ज्यादा चर्चित रहा था, जिसमें कि भारत के द्वारा 7 मेडल जीते गए थे, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सम्मान दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड।
हु रोट बिजाका, बिजाका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कबीर, कबीर के द्वारा लिखा गया है बिजाका को। When was the स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, स्वराज पार्टी को कब फॉर्म किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1923, 1923 में फॉर्म किया गया था स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी जो फॉर्म करी गई थी किस किस के द्वारा करी गई थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं। जैन 1923 में इसको फॉर्म किया गया था, और क्यों फॉर्म किया गया था, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो फेल हो गया था, तो उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है और एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन्ड, तो आर्टिकल तो आपको पता होता है, आर्टिकल 148 रहेगा। आर्टिकल 148 कौन से पार्ट में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 5, पार्ट 5 में आएगा आर्टिकल 148, तो पार्ट 5 में ही, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में ही आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन। उनके बारे में बताया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी होने चाहिए इंडिया में, तो वो आर्टिकल 148 पार्ट 5 में बताया गया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन विच डे, क्विट इंडिया मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। इन विच स्टेट आर मिकिर एंड रंगमा हिल्स लोकेटेड, तो मिकिर एंड रंगमा हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। आपसे अगर सबसे बड़ी ऊंची हिल पूछी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस जो है, अरावली हिल्स जो हैं, वो सबसे बड़ी रेंजेस हैं इंडिया की। आपसे मिकिर और रेंगमाल हिल्स पूछी जा रही हैं, तो ये कहाँ की रहेंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है मिकिर और रेंगमा हिल्स। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोल जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनका एग्जाम्पल होता है कोल, कोयला होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है कोल का। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कोल का यूज़ किया जाता है, तो कोल जो होता है एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। राइडर कप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, राइडर कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा हमारा गोल्फ, जो गोल्फ गेम होता है उससे रिलेटेड होता है राइडर कप। हु अमंग दी फॉलोइंग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, भूटान के करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर हैं करंट टाइम में भूटान कंट्री के। जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनकी करेंसी क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री हैज सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट ओरका प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो कार्बन होता है उसको एयर से एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लांट सेटअप किया गया है और का प्लांट, वो कहाँ पे किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड कंट्री में इसको सेटअप किया गया है और ये काफ़ी बड़ा रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर में से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करेगा। विच अमंग दी फॉलोइंग वॉज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था, तो हमारा आंसर है उलुग खान। उलुग खान जो था ये रियल नेम था मोहम्मद बिन तुगलक का। विच इज द फर्स्ट सीरियल स्पीशीज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय मैन, तो लोगों के द्वारा जो सबसे पहला सीरियल स्पीशीज जो है वो डेवलप किया गया था, ओरिजिनेट किया गया था, उसका नाम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है ये पहला सीरियल स्पीशी रहेगा जो कि ओरिजिनेट किया गया था, क्रिएट किया गया था मैंस के द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे पहले मॉडल प्रपोज किया गया था वो किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे थॉमस। जे थॉमस ने सबसे पहले प्रपोज किया था मॉडल को एटम के स्ट्रक्चर के लिए। The SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की SI यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
ओम मीटर। ओम मीटर जो होती है ये ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की। सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, तो जो साउंड होता है उसकी जो सेंसेशन होती है वो हमारे दिमाग में कितने टाइम के लिए रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के लिए सेंसेशन ऑफ साउंड जो होती है परसिस्ट करती है हमारे ब्रेन में। वाइल सोप बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो सोप बबल्स हो गए, रेन की जो बूंद होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो भी स्फेरिकल होती हैं, किस कारण की वजह से होती हैं, तो एक ही कारण रहता है, क्या कारण रहेगा, तो हमारा आंसर होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से सोप के बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, जो रेन होती है उसकी ड्रॉप्स स्फेरिकल होती हैं, तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। विच रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नियाबत ए खुदाई एंड जिले लाही, तो जिले लाही और नियाबत ए खुदाई ये दोनों ही टाइटल दिए गए थे कौन से रूलर को, तो हमारा आंसर हो जाएगा बलबन। तो बलबन जो एक रूलर थे इनको दो टाइटल से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से टाइटल रहेंगे, तो नियाबत ए खुदाई और जिले लाही। पट्टचित्र इज ए पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हम पीछे भी इस क्वेश्चन को काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पट्टचित्र एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म रहता है कौन सी स्टेट का, हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट का एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है पट्टचित्र। इन विच ईयर द पिलीभत रिजर्व इज डिक्लेयर्ड एज द टाइगर रिजर्व, तो पिलीभत रिजर्व जो कि लोकेटेड है उत्तर प्रदेश स्टेट में, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था टाइगर रिजर्व में, कौन से साल में, तो हमारा आंसर है 2014। 2014 में पिलीभत रिजर्व को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे गहरा लेक कौन सा है जो कि सबसे डीपेस्ट लेक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक बैकल। लेक बैकल जो है ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा लेक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे इसकी कंट्री पूछ ली जाए कि लेकल बेक जो है ये कि बैकल लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया कंट्री में लोकेटेड है डीपेस्ट लेक बैकल लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर नहीं लगता म्यांमार कंट्री से, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय स्टेट से बॉर्डर नहीं लगता है म्यांमार का, मिजोरम का बॉर्डर भी लगता है, मणिपुर का भी लगता है और नागालैंड का भी लगता है, लेकिन मेघालय का बॉर्डर नहीं लगता, तो मेघालय ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखरा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, भाखरा नागल डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पे सिचुएटेड है भाखरा नागल डैम, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड रहेगा। काफी सारी स्टेट्स हैं इंडिया की, एक यूनियन टेरिटरी भी रहेगी, उनको बिजली प्रोवाइड कराई जाती है भाखरा नागल डैम के द्वारा। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन दी ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी में मेंबर्स कितने थे, आपको पता है बी आर अम्बेडकर जो थे वो हेड थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, लेकिन इसमें मेंबर्स कितने थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी में। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इंडिया के ही सुप्रीम कमांडर होते हैं और साथ ही साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो जितनी भी फोर्सेस हैं, जितना भी जो भी कुछ होता है, सबके सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक को बाय नहीं किया है तो 4 ई बुक हैं जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई हैं। चारों ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी जरूर बाय करके देखें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।